हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राव आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपना यूट्यूब चैनल पे है ना, मेरा चल रहा है वो है सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश का ये लास्ट टॉपिक है। आज हम सातवाहन वंश में पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति, उसका प्रशासनिक स्थिति और क्या रखना है, और उसमें जो कला का विकास हुआ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो चीज़ें पढ़े हैं उसमें पढ़े कि जो महत्वपूर्ण राजा है ना, जैसा कि हम पढ़े कि जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक है ना। और वो अपनी राजधानी कहाँ बनाया है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद ज़िले में। उसका नाम क्या था? प्रतिष्ठान या पैठण। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है इसमें कि राजा का सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि एक तो ये है कि जो सातवाहना का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन है। ये तीनों जो हम आप सब पढ़े हैं चार राजा के बारे में कौन कौन? सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, और हम यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में जब पढ़े तो ये चारों महत्वपूर्ण राजा है। लेकिन अगर इस चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है तो आपको बताना है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इस सवाल भी आता है ना, ये चीज़ें हैं। अब आपको दिमाग में दो तीन चीज़ें तो पहले से सेट है। पहला चीज़ तो ये है कि सातवाहना कहाँ से है? ब्राह्मण साम्राज्य कैसे ये आता है, क्लियर है। और ये कहाँ से इसका उत्थान हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्पत्ति हुआ है मगध से। जब मगध कमज़ोर हुआ तो इसका जो है उत्पत्ति हुआ, ये भी स्वतंत्र हुआ सबके साथ, क्लियर। इतना बात है। सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश में आज हम पढ़ेंगे वो है सामाजिक स्थिति, सोसाइटी, ये चीज़ें। आपको हम पहले भी बात किए हैं कि जो समाज की जो उत्पत्ति होती है एक परिवार से होती है, एक घर से होती है ना। और बहुत सारे घर अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को जो लोग वो आपस में जो रहते हैं मिलकर उसको समाज बोलते हैं, है ना। तो पहला चीज़ तो हम बात करेंगे जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार है, घर है। घर का मतलब एक घर है ना, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि ये जो परिवार है, परिवार होती है, और आपको पता है कि ये जो परिवार है वो किस कुल से आता है, किस जाति से आता है, किस कास्ट से आता है। आपको तो पता है कि हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण साम्राज्य। अब आपको ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये शुरू से ही ब्राह्मण थे कि कन्वर्ट होके ब्राह्मण बने? अब बात समझ रहे हैं, है ना। अब देखेंगे कि जब बहुत सारा लोग ये होता है कि अपना कास्ट को छुपाता है ना, है किसी और कास्ट का। अगर निम्न कास्ट के लोग हैं तो अगर उससे पूछेगा किस कास्ट से, तो बड़े कास्ट का नाम लेता है। आप समझ रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी जो खेला है वही है कि ये जो राजा है यानी ये जो साम्राज्य है ये अपने आप को ब्राह्मण बनाते हैं। वो भी अब हम जैसे भी पढ़े हैं उसमें कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है अपने आप को क्या है, अद्वितीय ब्राह्मण बोलता है। सीरियसली फॉलो करते हैं ब्राह्मण धर्म को, सनातन धर्म को, जन्मजात है। तो इसका मतलब वहीं से कुछ फॉल्ट नज़र आने लगता है। लेकिन एक्चुअल में ये किस जाति का है हम इस पर बात करेंगे, और यहीं से जो है सारा जो झोल है यहीं से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये है, शुरू में ऐसा माना जाता है कि एक जनजाति है। जनजाति का मतलब क्या होता है? आदिवासी। ये आदिवासी लोग हैं, और जब ये आदिवासी है तो इसको हम बोलेंगे जनरली ये शूद्र है ना। ज़्यादातर आदिवासी लोग को शूद्र के ही कैटेगरी में रखा जाता था, है ना। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये इसमें से कुछ जो जाति है, कुछ जो लोग हैं, इसमें से कुछ लोग ब्राह्मण में कन्वर्ट हुए, धर्मांतरण आप सुने होंगे, है ना। एक से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए। तो एक तो हुआ एक ब्राह्मण धर्म, और दूसरे जो ये लोग हैं, सॉरी ये जाति लोग हैं, हम इस पर बात करेंगे। और एक हुए ये बौद्ध धर्म मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म।
क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं कि शुरू में ये जो आदमी है, ये जो साम्राज्य है, ये कौन सा साम्राज्य है? यह है ब्राह्मण साम्राज्य। लेकिन ब्राह्मण वो शुरू से नहीं था, वो शुरू से क्या था? जनजाति था, आदिवासी था। वो कन्वर्ट होके क्या बना? वो कन्वर्ट होके बना ब्राह्मण, और कुछ लोग उसी में कन्वर्ट होके बने बौद्ध, है ना। और जो ब्राह्मण बने हैं उसमें से जो लोग हैं, यही है सातवाहन। क्लियर है? अब जो लोग बौद्ध बने, बौद्ध में जनरली वो लोग बने हैं जो लोग जिसका स्थिति थोड़ा ठीक था। ठीक का मतलब है कि जैसे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो शिल्पी लोग हैं, शिल्पी का मतलब होता है आर्किटेक्चर वाला, हस्तकला, है ना, बर्तन बनाना, औजार बनाना, इस टाइप के लोग, है ना। लेकिन खैर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे और ज़रूरत भी नहीं है। कि जो बौद्ध धर्म अपन माने, और जो यहाँ पे दो धर्म है आपको समझना है, एक ब्राह्मण धर्म और एक है बौद्ध धर्म। ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो है सातवाहन, ये राजा भी है। अब आपको क्या लगता है कि जब ये राजा है तो यहाँ पे क्या होता है कि क्या ये जो धर्म है, क्या दूसरे धर्म को मानने के लिए ये बाध्य करता है कि दूसरे धर्म को नहीं मानो? आप समझ रहे हैं? दो बातें हैं। एक जो लोग होते हैं, एक होते हैं धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, दूसरा होता है, एक होता है पंथ निरपेक्ष, है ना। अब सुने होंगे धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है। एक तो ये लोग होते हैं, एक तो धर्म को मानते ही नहीं। अब सुने होंगे भगवान है ही नहीं। बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे इस एज में, भगवान है ही नहीं, भगवान को तो हम मानते ही नहीं। एक तो इस टाइप के लोग होते हैं। दूसरे लोग होते हैं, वो होते हैं कि अपने धर्म को ही मानते हैं, दूसरा धर्म भाड़ में जाए। अगर कोई हिंदू है तो सिर्फ हिंदू ही एक धर्म है, बेहतर धर्म है, अच्छा धर्म है। जो मुस्लिम है वो सिर्फ मुस्लिम धर्म ही बेहतर है, सिख है, ईसाई है, सब उसी टाइप से चलता है। यानी अपने धर्म को ऊपर दिखाना और दूसरे को धर्म को नीचे दिखाना। क्लियर है? अभी जो बीजेपी पर आरोप लगता है इसी चीज़ का, कि जो हिंदू धर्म को बहुत ऊपर मानता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है ना। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है। एक बोलता है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे को क्या, धर्म को नीचा मानना। एक तो ये टाइप के लोग होते हैं। तीसरे होते हैं कि एक सभी धर्म बराबर है। क्लियर? अब इसका क्या मतलब है कि यदि सभी धर्मों को बराबर मानना है, कि सभी धर्म एक ही बात करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, और हालांकि यही बात सही है, खाली जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसमें डिफरेंस है ना। क्लियर है? तो जो सातवाहना वाला जो लोग है, अब इसी में आप कैटेगराइज कीजिए कि सातवाहन राजा क्या मानते हैं, है ना। क्या अगर ये इसमें आते हैं कि जो धर्म है, धर्म को नहीं मानते, तो आपको पता है कि ब्राह्मण धर्म को मानता है, क्या अपने धर्म को ऊंचा दिखाता है। जो दूसरे धर्म है, दूसरे धर्म का मतलब यहाँ पर कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म, है ना, क्या इसको नीचा मानता है। क्या ये सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करता है, कि जैसे होता है ना कि अभी भारत एक क्या है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान में जो चीज़ें लिखा हुआ है कि सारे धर्म बराबर है। क्लियर है? और सब धर्म बराबर है तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि सभी धर्म राज्य का धर्म है। ये चीज़ें तो यहाँ भी हम देखते हैं सातवाहना में वो मानता है कि सभी धर्म बराबर है।
राजा का धर्म क्या है? ये धर्म है। जैसे अगर मोदी जी के बारे में आप कहेंगे तो मोदी जी क्या है? मोदी जी अगर एक प्रधानमंत्री है तो इसका मतलब है कि उनके लिए जो है सभी धर्म बराबर है, क्योंकि भारत एक क्या है? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन अगर मोदी जी का अपना धर्म के बारे में बात करेंगे तो वो ये कौन सा धर्म है? ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। क्लियर? तो इनका ये मानना है सातवाहनों को कि हाँ ठीक है हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी धर्मों को आगे बढ़ने का अधिकार है, सभी धर्म आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस टाइम में देखते हैं कि दोनों धर्म जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। चाहे बौद्ध बनाना है, मंदिर बनाना है, बौद्ध का स्तूप बनाना है, ये सब भी यहाँ पे दिखता है, हम पढ़ेंगे भी। क्लियर? तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब राजा का धर्म ब्राह्मण धर्म है तो इसका क्या मतलब हुआ कि राजा अपने धर्म को ज़्यादा प्रमोट करेगा। एक चीज़ तो आपको पता है, जैसा कि हम शुरू में भी पढ़े, क्या पढ़े शुरू में, कि राजा जो है अश्वमेध यज्ञ वगैरह करता है ना, यज्ञ करता है, और यज्ञ करेगा तो इसको क्या मिलता है? दान, है ना, दान मिलेगा। और यहाँ पे दो बातें आपको समझना है कि दान यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं मिलता था, दान यहाँ पे बौद्ध को भी मिलता है, बौद्ध भिक्षुओं को, दोनों को। ये सवाल भी पूछता है कि जो सातवाहनों के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है वो दान किसको मिलता था? तो मिलता था बौद्ध को सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा दान। आप समझ रहे हैं? था ब्राह्मण धर्म का संस्थापक या ब्राह्मण धर्म को मानने वाले राजा, लेकिन कितना छूट है। क्लियर? कि सबसे ज़्यादा जो दान मिलता था वो किसको मिलता था? बौद्ध भिक्षुओं को, यानी बौद्धों को, ब्राह्मण धर्म से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक बात और समझना, अब दान में क्या मिलता है? दान में मिलता था, वो मिलता था जमीन। अब आप समझिए जमीन का क्या मतलब है कि मान लीजिए सातवाहनों का राज है ना, तो पहली बार क्या किया? यज्ञ कराया, राजा बोला कि इतना आप 1 कट्ठा ज़मीन तुम्हारा हो गया, और उस पे से आपको क्या करना है? टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री भूमि, यानी टैक्स फ्री ज़मीन। ये मिला कि राजा इसको क्या मानेगा कि ये अब इनका ज़मीन हो गया है ना, इस पर राजा जो है कोई देख रेख नहीं करेगा। अब जो पूरा अधिकार है, जो ये जो ब्राह्मण लोग हैं जो पूजा पाठ कराया है उसका हो गया। अब हुआ क्या? अब यज्ञ तो रेगुलर होता है, आपको पता है। तो मान लीजिए एक बार इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, है ना, इस टाइप से। तो ऐसा माना जाता है कि अब मान लीजिए कि इसका ठीक ठाक एरिया में जो है, अब ये जो ब्राह्मण है, मान लीजिए ये नाम का ब्राह्मण है, इसका ज़मीन यहाँ तक हो गया, वो भी टैक्स नहीं देना है। अब इस एरिया पर जो खेती होता है कौन करेगा? इसके कंट्रोल में रहेगा एक, है ना। और ये क्या करता था कि यहाँ का जो लोकल लोग हैं उसको दे देता था कि तुम खेती करो, है ना, और फिर उसी को क्या करता, वही टैक्स जमा करता था और इस टाइप से काम चलता था। यहाँ पर मेन राजा को नहीं देना है, ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ से जो टैक्स आया सिर्फ एक को ही होगा। अब इस पर इसका जो है शासन है, आपको पता है कि जो अस्थाई बंदोबस्त में क्या स्थिति हुआ था आधुनिक भारत में, है ना। तो उस टाइप से जो है यहाँ का जो ये नाम का जो आदमी है, ये नाम का जो ब्राह्मण लोग हैं, है ना, इनको क्या हुआ कि ठीक ठाक ज़मीन हो गया और इनका जो पावर है इस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी राजा को कोई प्रॉब्लम होता है इस एरिया में तो इस राजा को कांटेक्ट करता था, मतलब इस व्यक्ति को कांटेक्ट करता था कि देखो तुम्हारा एरिया में इस टाइप का चीज़ें हो रहा है, तुम उसको संभालो वहाँ पे जाके, है ना, ऐसा। तो ऐसा हुआ क्या कि इसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं कि सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था होने का मतलब हुआ कि ये जो राजा है पूरा ये है, और इसमें एक और राजा हो गया, कौन? वो ये, यानी राजा के अंदर राजा,
राजा के अंदर क्या हुआ, राजा हो गया। आप समझ रहे हैं, यानी राजा के अंदर राजा हो गया। और कैसे हो गया, क्योंकि इसके पास ज़मीन ज़्यादा हो गया और इसके पास जो इसका जो रिसोर्सेस है, इसका जो टैक्स है, इसका जो भूमि का जो टैक्स है वो इसी के पास रहने लगा। आप समझ रहे हैं क्या हुआ है। और यहीं से पहली बार ये सवाल भी आता है कि यहीं से जो पहली बार जो है वो दान में या सैलरी में जो क्या दिया गया, वो दिया गया ज़मीन दिया गया। पहले पैसा दिया जाता, कैश दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है कैश, है ना। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको सैलरी आता है 30,000 40,000 50,000, जिसको जितना सैलरी है। लेकिन उस समय क्या है, आप सोचिए मोदी जी बोले कि आपका हो गया 2 कट्ठा, वो जो आपका है वहाँ पर है ना, वो तुम्हारा हो गया 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, है ना। तो उस चीज़ को, यानी पहली बार ये चीज़ें आया वो है सातवाहनों के टाइम में, फर्स्ट बार। तो ये सवाल भी आता है कि पहली बार जो है भूमि देने की जो प्रथा है किसके वंश से शुरुआत हुआ है, किसके टाइम से, सातवाहनों के टाइम से, है ना। और ये क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और होता चला गया। और इसी के बोलते हैं कि राजा के अंदर राजा, और इसको हम बोलते हैं सामंती व्यवस्था। ये सवाल भी आएगा कि या तो सवाल ये आ सकता है कि सामंती व्यवस्था कब से शुरू हुआ, तो आपको क्या बताना है, किस कब से, सातवाहनों के टाइम से। आराम आराम से मज़े मज़े में समझते जाना है। सामाजिक व्यवस्था में हम आगे भी बढ़ेंगे कि आपको 2-3 बातें पढ़ें कि जो समाज है इसका वो क्या है, मातृसत्तात्मक, सत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। और मातृसत्तात्मक क्या मतलब होता है कि माता का चलता है, फीमेल का चलता है ना। इससे पहले हम कब पढ़े हैं कि समाज मातृसत्तात्मक था, हड़प्पा सभ्यता में, है ना। इस पर हम बात कर लिए थे। और क्यों किए थे, क्योंकि वहाँ जो जितनी भी मूर्तियाँ मिली है वो किसकी, फीमेल जो देवी का है वो ज़्यादा मिली है। इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता में है, उसका जो समाज है वो क्या है, मातृसत्तात्मक है। बेसिकली महिलाओं का ज़्यादा चलता है, ये मतलब होता है। तो यहाँ पहली बार उसके बाद देखा जाता है कि यहाँ का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे बेटा का नाम किसके लास्ट में जोड़ा जाता है, पिता का नाम जोड़ा जाता है, माता का कोई अस्तित्व भी नहीं है ना। अगर पिता का नाम शर्मा से है तो लास्ट में बेटा का नाम भी शर्मा लग जाएगा, वर्मा है तो वर्मा लग जाएगा, है ना। लेकिन पहली बार यहाँ पे देखा गया, आप पढ़े भी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो वो जो वशिष्ठी और सतकर्णी है वो क्या है ना। गौतमी जो है उसका क्या है, माता का नाम है। तो पहली बार ये देखा गया कि इसका जो समाज है वो मातृसत्तात्मक है ना। और महिलाओं को जनरली इसमें कुछ पावर भी दिया जाता था, कुछ काम करने के लिए, है ना, कोई अथॉरिटी भी दे देता था, इस टाइप से भी है। ठीक है, सिर्फ हमें मातृसत्तात्मक है। लेकिन जो राजा बनेगा वो पुत्र ही बनेगा, पुत्री नहीं बनेगी, यानी पुत्र ही बनेगा। यानी राजा का जो पद है वो क्या था, वो था पितृसत्तात्मक, सत्तात्मक। अब यहाँ पर दोनों बात समझना है कि जनरली क्या था, समाज क्या था, मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल। लेकिन राजा कौन बनेगा, राजा बेटा ही बनेगा, राजा पुरुष ही बनेगा, महिला राजा नहीं बनेगी। पूरा इंसिएंट और मिडेवल में मात्र एक ही महिला राजा बनी है, या एक ही महिला जो शासक बना है वो है रजिया सुल्तान, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब। बाकी जितने भी जगह है वो क्या है, पिता ही है या पुरुष ही राजा बना है। ठीक है, तो ये पूरा सामाजिक स्थिति है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक ढांचा।
अब आपको पता है कि जो सातवाहना है वो मगध से क्या हुआ है, टूट के बना है। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि मगध से टूट के बना है तो मगध का प्रभाव ज़्यादा है, ज़्यादा ही होगा। इसको समझने के लिए आपको सीधा सा कहाँ आना है, आधुनिक भारत में। जब अंग्रेज़ 200 साल राज किए भारत पर और उन्होंने बनाया था 1935 का अधिनियम, जब ये चले गए तो सबसे ज़्यादा संविधान में हमारा किसका प्रभाव है, इसका प्रभाव है, अंग्रेज़ों का प्रभाव है। क्योंकि हम अंग्रेज़ों से ही मैक्सिमम चीज़ सीखे हैं, क्योंकि हमको आदत पड़ गया था, है ना। मेन बात यही होता है। तो यही चीज़ यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि मगध में क्या था, नहीं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो चेंजेज है, जैसे जो हमारा संविधान है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है ना, उससे हमारा संविधान बोला जाता है। लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका है, ब्रिटिश का, 1935 का अधिनियम। और 1935 का अधिनियम कौन लाया था, ब्रिटेन वाले लोग लाए थे। तो पहला चीज़ तो यही था। पहला ऊपर में कौन था, ऊपर में था राजा, और इसको बांटा गया था किसमें, प्रांत में, या चक्र इसको बोलते थे, नहीं। उसके बाद क्या था, जिला, इसको विषय बोलता था। उसके बाद क्या था, 10 गांवों का समूह, यही था ना। और उसके बाद यहाँ पे गांव था, है ना। ये चीज़ें हैं, क्लियर। तो जैसा मगध में था सेम उसी टाइप से यहाँ पे था, यही चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है कि ऊपर तो हेड राजा ही था, और प्रांत में जो हेड होता था कौन होता था, राजा का बेटा, जिसको हम आर्यपुत्र या क्या बोलते थे, कुमार बोलते थे। कहाँ पे, मगध में, इसको बोलते थे आर्यपुत्र। विषय को क्या हेड होता था, विषयपति। 10 गांवों का उसको क्या बोलते थे, गोप। और 10 गांव को हेड को क्या बोलते थे, ग्रामिक, मुखिया भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये चीज़ें था, नहीं, ये किसका है, ये है मगध का। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज कहाँ है, विषय को ये बोलता था यहार, बस, बाकी सारा चीज़ें सेम है, ये चीज़ें है। और यहाँ जो राजा का जो बेटा बनता था, लेकिन यहाँ पे जो राजा बनता था उसको बोलते थे सेनापति या सेनानी। सेनापति को दिया गया पूरा मुख्यमंत्री का पावर। उस समय किसको देता था, राजा को बेटा का, लेकिन अब मिलता है सेनापति का। ये चेंज हुआ है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि सेना क्यों जरूरी है, हम इस पर भी आएंगे, है ना। बाकी सब चीज़ें सेम है। तो सेना होने का ये मतलब था कि आपको पता है कि जो सातवाहना है उसमें शूद्र था, शूद्र है। और शूद्र से कुछ लोग क्या बने, ब्राह्मण बने, और कुछ लोग क्या बने, बौद्ध बने। हुआ ये, और कुछ लोग ऐसे ही रहे। राजा जो था वो ब्राह्मण था, है ना। तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम किस कैटेगरी में जाए। ब्राह्मण भी बने तो ये अपने आप को इसमें भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे लोग इसमें भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग शूद्र ही बन के रहना है, जनजाति ही बन के रहना, इसको ये लोग एडजस्ट होने नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग कुछ क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, क्रांति टाइप की चीज़ें करते हैं, है ना। बीच बीच में होते रहता है कुछ चीज़ें, लफड़ा जिसको बोलते हैं, या मसला बोल सकते हैं। तो कुछ अगर मसला होते रहता है तो उसी को दबाया जाता है ना। दबाने के लिए ही जो है इसका जो है पावर इसको दिया गया कि नहीं, ये जो हल्ला होता है ना, ये आप शांति जो है उसको बनाना है। इसलिए हम देखते हैं कि आने वाला जो है, जो ये जो गांव लेवल पर है, गांव लेवल पर एक सेनानी का नाम है, उसका नाम है गौलिमक। गौलिमक, और गौलिमक का मतलब होता है ये एक सैन्य टुकड़ी है। सैन्य टुकड़ी, सेना की टुकड़ी है। इसमें से क्या है, पैदल सेना भी कुछ रहता था, कुछ कौन सा, रथ सेना, हाथी सेना, इस टाइप के जो सेना है वो गांव लेवल पर रहता था। आप जिसे अभी समझ सकते हैं जो सैन्य टुकड़ी होता है ना, कि जहाँ पे अगर कहीं पे कुछ विवाद हुआ अभी,
तो क्या करता है कि सरकार क्या करता है कि उस एरिया में जाके पुलिस जो है 10-20 पुलिस को वहाँ पे रहने के लिए बोलता है, उसी को बोलते हैं सैन्य छावनी, है ना, यानी जहाँ पे कुछ घटना होने वाला है। तो उस समय जो ग्रामीण एरिया था उस समय वो चीज़ें होते रहता था, इसलिए उसको अपॉइंट किया था किसको, जिसका नाम था गौलिमक। गौलिमक कौन था? सैन्य ये जो टुकड़ी था ग्रामीण लेवल पर उसका प्रमुख था। अब ये लास्ट है वो है कला। थोड़ा सा कला का भी विकास हुआ है। और कला में किसका कला का विकास होगा? आपको पता है 2 धर्म है, कौन सा? एक बौद्ध और एक कौन सा है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण धर्म में क्या है, अगर कोई चीज़ होगा तो मंदिर बनेगा। और इसमें क्या होता है? इसमें बनता है स्तूप या चैत्य, है ना, यही होता है ना, चैत्य। अब आपके दिमाग में ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलना चाहिए, है ना। या बहुत जगह क्या होता है कि गुफा बनाया जाता है, वहाँ पे बौद्ध का मूर्ति बना दिया जाता है, चित्रकारी कर दिया जाता है। इस टाइप से बौद्ध की चित्रकारी हो सकती है। जो चैत्य है, चैत्य क्या चीज़ है? चैत्य है जैसे हम लोग मंदिर में, जो ब्राह्मण धर्म वाले जो लोग हैं वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, उसी टाइप से जो बौद्ध धर्म वाले जो है वो क्या कहाँ जाते हैं? चैत्य में ही जाते हैं। कहाँ पे? पूजा करने, यानी मंदिर टाइप का ही हो गया बौद्ध के लिए। और स्तूप में भी क्या होता है? स्तूप कहाँ बनाया जाता है कि बौद्ध का जो अवशेष होते हैं, है ना, बौद्ध के अवशेष पे ही, अवशेष का मतलब है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ें, है ना, उसी पे क्या होता है कि ये गुंबद नुमा आकृति बनाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? और इसी को क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। इसमें अगर चैत्य की बात करेंगे तो एक है कार्ले चैत्य, ये प्रमुख है, कार्ले चैत्य है। और कार्ले चैत्य यही है, आंध्र प्रदेश के आसपास के वाला एरिया में। और जो स्तूप है, यहाँ पर 2 स्तूप का जिक्र हुआ है, हम यहाँ पर भी लिखते हैं स्तूप का। और ये स्तूप जनरली क्या है? आंध्र प्रदेश के आसपास है। एक कौन सा? एक है अमरावती का स्तूप और दूसरा है नागार्जुन कोंड। नागार्जुन कोंड, यानी ये जो है ये 2 स्तूप है। कहाँ कहाँ? एक अमरावती में, एक नागार्जुन कोंड। ये जो स्तूप है दोनों, है ना, ये दोनों इसी के टाइम में बनाया गया है, सातवाहनों के टाइम में। या ये बोलो कि जो सातवाहन का जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी कौन था? इक्ष्वाकु, है ना। यानी अगर पूछे कि इसका जो क्या है, अब आपको 2 चीज़ें समझना है। हम 2 स्तूप के बारे में बात कर रहे हैं। पहला एक अमरावती का स्तूप, एक है नागार्जुन कोंड का स्तूप। अब ये हुआ कब है? हुआ ये है कि जब सातवाहनों का जो उत्तराधिकारी कौन बना है? इक्ष्वाकु। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है। और इक्ष्वाकु के टाइम में जो है कि बौद्ध जो संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था वो कहाँ था? अमरावती और नागार्जुन कोंड में। इसलिए यहाँ पे 2 स्तूप बनाया गया। कौन कौन? ये और ये। और किसके टाइम में? इसके टाइम में। और ये कहाँ से आता है? सातवाहनों का, है ना। यहाँ पे मंदिर भी बनाया गया है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है ना। और चैत्य का मतलब है आपको पता ही है ये चीज़ें। और कुछ जो है और कुछ कला का भी विकास हुआ है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। और उस कला का नाम ही है अमरावती कला। यानी कला में कौन सा कला? अमरावती कला में। और एक है अजंता एवं एलोरा की गुफा। आपको पता है अजंता एलोरा कहाँ है? वो एमपी में, सॉरी एमपी नहीं, महाराष्ट्र में है ना, एम। तो ये भी जो है, और ये जो गुफा में क्या है?
इस गुफा में ये है कि ये जो गुफा बनाया हुआ है, मान लीजिए ये गुफा है और ये जो दीवार पर है बुद्ध से रिलेटेड क्या है, चित्र बनाया गया है, कुछ फिगर बनाया गया है। कला में हम 3 चीज़ें पढ़े। पहला चीज़ है कहाँ कि कला का जो विकास है वो दोनों का है, बौद्ध का भी है और ब्राह्मण का भी है। ब्राह्मण धर्म में हम क्या पढ़ते हैं कि मंदिर बनाया हुआ है ना, वो इम्पोर्टेंट मंदिर नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आना चाहिए, है ना। स्तूप में हम देखते हैं स्तूप चैत्य, तो कारले चैत्य एक महत्वपूर्ण चैत्य है इस एरिया का। तो सवाल भी पूछ सकता है कि कारले चैत्य किसने बनवाया है, तो सातवाहनों ने बनवाया है, राजा नहीं पूछेगा। दूसरा है कि उसका जो उत्तराधिकारी था सातवाहनों का, इक्ष्वाकु, इसके समय में क्या था कि बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण केंद्र था कहाँ, अमरावती और नागार्जुन कोंड, ये दोनों है कहाँ, ये दोनों आंध्र प्रदेश के आसपास है। और यहाँ पे 2 स्तूप बना है, एक अमरावती स्तूप और एक है नागार्जुन कोंड का स्तूप, क्योंकि जगह के नाम पर ही बनाया हुआ है ना। ये चीज़ें हैं। और अगर कुछ और पूछे कि इसमें कुछ गुफा का भी निर्माण हुआ है, तो ये हुआ अजंता की गुफा और ये लोरा की गुफा, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और ये कला का ही विकास हुआ, एक अलग ही कला से चीज़ें क्या हुआ है, बनाया गया है, उसी को हम बोलते हैं अमरावती कला। इसमें डिटेल में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि एक कला एंड संस्कृति का एक अलग टॉपिक ही है ना। लेकिन आपको इतना बात पता होना चाहिए कि अमरावती है कहाँ, अमरावती कहाँ है, आंध्रा में है ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ये जो पूरा है वो पूरा है सातवाहन, है ना। यानी आज जो है वो ख़त्म हो गया ब्राह्मण साम्राज्य। आगे जब हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे थे कि जो विदेशी आक्रमण है, ये तो हम पढ़ लिया कि जो जब मौर्य साम्राज्य ख़त्म हुआ तो वो जो देशी जो हुआ, जो आंतरिक जो विद्रोह हुआ, उससे ये जो 3 जो महत्वपूर्ण है, 4 सॉरी, कौन कौन, शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश, ये चारों था। और जब बाहर से जो लोग आए उसमें हम पढ़ेंगे क्या, शक, कुषाण, पार्थियंस, है ना, या बैक्टीरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, है ना, इसी में हम मिनांडर के बारे में भी पढ़ लेंगे, सब चीज़ें। ठीक है, तो आज भर इतना ही, थैंक यू।